इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में आप कैसे कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व कर सकते हो। वाई यूपीएससी रिवार्ड कॉमन सेंस मोर देन नॉलेज आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो कि दे फील एट लॉस जब आप ऐसे क्वेश्चन इनकाउंटर करते हो जहाँ पर डिस्पाइट हैविंग रेड सो मैनी थिंग्स आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। सो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि मैं अनपैक करूँ, अनरावल करूँ ऐसे सवाल्स को स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में थिंकिंग होगा। मैं इसमें कोई कोट नहीं करूँगा कोई सोर्सेज को कि आप इस बुक से पढ़ लेते, द हिंदू के इस आर्टिकल से आप पढ़ लेते, द इंडियन एक्सप्रेस के साइंस एंड टेक के आर्टिकल से पढ़ लेते। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि ये फिर वीसीएस साइकिल है। आप इतना पढ़े ऑलरेडी, ठीक है ना, यू हैव स्पेंड सो मेनी डेज एंड ईयर्स और स्टिल यू एंड अप विद दिस। और उसके बाद फिर आप जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे तो फिर आपको लगेगा कि यार ये फिर वही ट्रैप है, हम फिर थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस का साइंस एंड टेक पोर्शन पढ़ लेते, द हिंदू का पढ़ लेते, और ऐसे ही चलता रहता है। ये वीसीएस साइकिल है। तो मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कैसे आप इस साइकिल से बाहर आओ और रियल टाइम एग्ज़ाम हॉल में अगर आप ऐसे क्वेश्चन इनकाउंटर करते हो जो कि 30 to 40% ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, 30 to 40 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 100 इन यूपीएससी एग्जाम्स विच यू हैव नेवर हर्ड ऑफ, एंड दैट इज़ द सिनारियो एवरी ईयर आफ्टर ईयर। ये कॉमन चीज़ें हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखो, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज़ द 12th वीडियो ऑफ द सीरीज़ दैट आई एम रनिंग, जहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन को डिलिबरेटली पिक कर रहा हूँ जो कि कन्वेंशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल नॉलेज से क्लियर नहीं हो सकता, आप सॉल्व नहीं कर सकते। और मैं रियल लाइफ आपको सिमुलेट करूँगा। आई विल पुट माई सेल्फ इन द शूज़ ऑफ एन एस्पिरेंट हु इज़ अटेम्प्टिंग द पेपर इन एग्ज़ाम हॉल, ठीक है ना। और उस एग्ज़ाम हॉल्स में जो आपके पास टूल्स हैं उससे आप कैसे आंसर डराइव करते हो, दैट आई विल बी डीलिंग इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डू चेक आउट द एंटायर प्ले लिस्ट वन आफ्टर अदर, ठीक है ना। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे टैकल करते हैं। मैंने वैसे ही क्वेश्चन को चूज़ किया जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो कि काफ़ी टफ है, एंड आई एम पिकिंग फ्रॉम एवरी ईयर एंड पिकिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स, आई हैव पिक्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट, आई हैव पिक्ड फ्रॉम आईआर, आई हैव पिक्ड फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स। सो जो भी लर्निंग्स होगी मैं वैक्यूम नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। सो डू स्टिक अराउंड एंड वॉच इट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है ना। आपको हेल्प करेगा, इट विल इक्विप यू विथ द टूल्स, नेसेसरी टूल्स। चलिए तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सपोज़ ये क्वेश्चन आता है, डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल। अब आपने ये डीएनए बार कोडिंग नाम की चीज़ शायद सुनी होगी, पर इसके बारे में आपको बहुत ही वेग आइडिया होगा, ठीक है, एंड एट बेस्ट आपको कंक्रीट आइडिया नहीं होगा। अगर आइडिया होगा भी तो ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, और होगा भी देन यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो ऐसे सवाल यूपीएससी एग्जामिनर एक्चुअली में आपके नॉलेज चेक करने के लिए देता ही नहीं है, वो देता है ताकि आपके कॉमन सेंस को चेक कर सके। सो आई विल प्रूफ कि वाई दे रिवार्ड कॉमन सेंस यूपीएससी, और वो एक नगेट्स ऐसा छोड़ता है, एज आई टोल्ड इन द अर्लियर वीडियोस, यूपीएससी इज़ एन एलाई, ठीक है। आपको उस एंगल से अप्रोच करना है। चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। सो जब मैं ऐसे क्वेश्चन को देखता हूँ, ठीक है ना, सपोज एंड मैं एस्पिरेंट राइटिंग इन द एग्जाम हॉल, मैं ऐसे देखता हूँ, मेरे एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है विच आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द अर्लियर वीडियोस। सो उसके तहत मैं डीएनए बार कोडिंग को पढ़ता हूँ, मैं डीएनए को पढ़ता हूँ, फिर मैं बार कोडिंग को पढ़ता हूँ। फिर डीएनए तो आपको समझ में आना चाहिए ना, डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है ना, बेसिक एक लेमन अंडरस्टैंडिंग जो एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी होना चाहिए कि डीएनए एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जो कि एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में अगर ऑफस्प्रिंग जा रहा है तो एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि कैरी फॉरवर्ड होती है, जो कि एक आपका जेनेटिक मेकअप क्या है वो ट्रांसफ़र होता है। तो एक बेसिक यही अंडरस्टैंडिंग है, राउंड अबाउट इतना ही रखेंगे हम, ठीक है। अब बार कोडिंग क्या होता है, एक बार कोडिंग एक कॉमन सेंस आपको बोलता है। बार कोडिंग हर बंदे ने सुपरमार्केट में देखा होगा, कोई आप सामान परचेज़ करते हो तो ऐसे 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 बार कोडिंग रहती है, ठीक है, ऐसे बार कोडिंग रहती है, 2 3 6 7 8 9 ऐसा कुछ करके बार कोडिंग रहती है, और उसको स्कैन करते हैं और फिर उसकी सारी डिटेल्स आ जाती है। तो बार कोड एक कॉमन सेंस क्या कहता है, बार कोड कुछ डेटा फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन रहता होगा जिससे उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल पता चलता है,
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सब कुछ पता चलता है। तो ये हो गई बार कोडिंग। और ये हो गया डीएनए। और डीएनए क्या है? जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत रफ आइडिया तो मैं लग गया कि डीएनए बार कोडिंग क्या हो सकता है। कुछ जेनेटिक मेकअप होगा, कुछ जेनेटिक उसमें होगा जिसको बार कोड के फॉर्म में किया गया होगा कि आप ये बार कोडिंग हो। सो ये आपको रफ़ आइडिया डीएनए क्या बोलता है, बार कोड क्या बोलता है, इससे एक रफ़ आइडिया आप लगा सकते हो कि डीएनए बार कोडिंग होगा कुछ एक बार कोड के फॉर्म में 2 3 4 9 6 कुछ डेटा रिप्रेजेंटेशन होगा जो कि हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। और क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा? डीएनए बार कोडिंग है। तो रादर देन प्रोडक्ट इन अ सुपर मार्केट, जैसे आप कुछ सामान खरीद रहे हो, कुछ खाने की चीज़ें खरीद रहे हो या कुछ ग्रॉसरी का आइटम खरीद रहे हो, डीएनए बार कोड क्या होगा? कोई स्पीसीज़ का डीएनए से रिलेटेड बात कर रहा होगा, जो कि डीएनए उसका जेनेटिक मेकअप होगा, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन और डेवलपमेंट का। और यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट किया हो गया होगा एक बारकोड के तौर पर, बारकोड के तौर पर। यही होगा एट मार्क्स। यही हमें पता लग रहा है, रफ़ आइडिया जो कि कोई भी एक लेमैन आदमी लगा सकता है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया, पर एक समझ में आ जाना चाहिए भाई, बारकोड है, एक छोटा कुछ नंबर के फॉर्म में होगा। और ये डीएनए बारकोड है। डीएनए क्या बताता है हमें? जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म बताता है, उसका फंक्शंस, उसका डेवलपमेंट, ऐसे करके। कोई स्पीसीज़ होगा, उसमें कुछ बारकोड का नंबरिंग ऐसे करके रखा होगा, तो वो हमें उसका जेनेटिक मेकअप के बारे में बता दे रहा होगा। सो दिस मच इज़ एनफ, दिस इज़ कॉमन सेंस। आपने नाम को स्प्लिट किया, डीएनए और बारकोड, और जोड़ करके जो एंटिटी आई उसकी फंक्शन के बारे में आप कुछ क्लू लगा रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं कि कैन बी अ टूल टू असेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल। यहाँ कीवर्ड एज है, एज। अब कोई भी चीज़ जो आपने अभी डिस्कस की कि ये बारकोड ऐसा हो गया, वो एज कैसे बताएगा? ठीक है, एज जानने के लिए आई थिंक आपने थोड़ा बहुत पता होगा। तो कोई भी अगर चीज़ें हैं, कार्बन उसका एक ऑर्गेनिक, हर चीज़ें कार्बन से बनी होती है, ऑर्गेनिक एटलीस्ट। तो आपने पढ़ा होगा C12 डेटिंग के बारे में, पढ़ा होगा कि कैसे C12 डेटिंग जो है वो हेल्प करता है एज फाइंड करने के लिए। क्योंकि एज, या फिर आपने पढ़ा होगा कि कैसे ट्री जो रिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई एक ट्री देखा होगा, उसके जो चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी सारे रिंग्स होते हैं, ठीक है ना। और हर रिंग है ना एज को डिनोट करता है। ऐसा होता है कि अगर एक जैसे जैसे एज हो रहा हो 4 साल 5 साल 10 साल, तो एक एज, एक रिंग है ना उस पर डेवलप होती चली जाती है। इफ़ यू टेक अ डीपर व्यू, ठीक है ना, क्लोज व्यू टू द, अगर कोई एक ऐसे ट्री है उसका एक इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे ना, तो उस माइक्रोस्कोप उसके अंदर के अंदर लेयर होगा, वो एक जो रिंग्स बना हुआ है वो उसका एज रिफ्लेक्ट करता है। सो ये सब चीज़ें एज ऑफ प्लांट बताती हैं। और एनिमल जो हो गए हैं वो ऑर्गेनिक अगर चीज़ों में आती हैं, तो वो फिर कार्बन उसका चीज़ को पकड़ा जाता है, क्योंकि वो एक फंडामेंटल फाउंडेशनल एलिमेंट है। और फिर C12 C14 ये डेटिंग करके आप उसकी एज, ये रफ़ नॉलेज है जो किसी को भी होती है, इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। बारकोड जो है इसका, इससे आपको लग रहा है क्या एज से लेना देना, कोई रिलेशन? ठीक है, या ऐसा लग रहा है किसी और टूल्स को किसी और चीज़ से लिंक करने की कोशिश किया जा रहा है, तो आप सेफली इसको गलत मान सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग टेंजेंट पर। सो ये आप मान सकते हो। अभी आप डिटर्मिनिस्टिक नहीं बनो, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि डोंट कमिट सो अर्ली। गो चेक आउट माई लास्ट वीडियो वेयर आई हैव टॉक्ड कि कैसे आप है ना टी बोर्ड वाले सवाल में मैंने ये बताया हुआ है डिटेल में कि आप किसी एक को देख करके ना तुरंत मत पहुंच जाओ कि यार रीजनल ऑफिस तो नहीं होगा दुबई में और उसको मैं है ना हटा दिया। ऐसा मत करो। आप देखो कि भाई उससे ज़्यादा रॉन्ग क्या है। उससे ज़्यादा रॉन्ग तो ये बात की गई है कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर को उसने बैंगलोर बना दिया, ये ज़्यादा रॉन्ग है। तो पहले है ना डेफिनेट नो की तरफ हम जाते हैं या डेफिनेट यस की तरफ जाते हैं और तब मूव करते हैं। और वो तब तक नहीं मूव करेंगे हम जब तक बाकी दो को भी हम ना देख ले, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तीनों को। जैसे मैंने फंडे जो बताए थे उसके तहत मैंने बोला था कि आप पूरे ऑप्शन का वेटेज को देखो, वेई इन करो, रिलेटिव स्केल में वेई इन करो। ये है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, मोस्ट करेक्ट की चीज़ें होती हैं। तो आप एग्जैक्ट ब्लैंकेट यस या नो नहीं है, ठीक है ना, और नो नहीं है, तो आप है ना रिलेटिवली सबको थोड़ा सा एनालाइज करो, तब एक डिसाइसिव मूव लो, अनटिल अनलेस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये तो गलत है। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा डीएनए और बार कोडिंग, इससे एज का नहीं आ रहा है। एज ज़्यादा है ना C12 डेटिंग,
रिंग्स इसकी तरफ आ रहा है, तो इसको है ना मैं 95% नो मान कर ही आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम हॉल में कैसे आप इसके तरफ जाते हो, पूरा डिसाइसिव मत हो जाओ, आगे चलते हैं। डिस्टिंग्विश अमॉन्ग स्पीसीज डैट लुक अलाइक, ठीक है। अब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई एक स्पीसीज़ है ए और कोई स्पीसीज़ है बी, इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसको डिस्टिंग्विश करता है डीएनए बारकोडिंग। ये ज़्यादा मेक सेंस कर रहा है भाई। मुझे लग रहा है बारकोड का मतलब ही ये होता है कि दो चीज़ों, आप देखते होगे सुपरमार्केट में दो चीज़ें रहती हैं, उनका बारकोड है ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल कोई 1 2 3 6 7 रहेगा, कोई 1 2 3 6 9 रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए होता है कि ताकि वो इतना जो एक्स और वाई में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सके, ठीक है। तो बारकोड का मेन काम यही होता है, ठीक है ना, एक आइडेंटिटी दे सके एक एक प्रोडक्ट को, ठीक है। तो डीएनए बारकोडिंग भी मुझे ऐसा ही फील आ रहा है कि ये स्पीसीज़ होते होंगे, इसका एक डीएनए मेकअप ये है 1 और दूसरे का डीएनए मेकअप 2 है, और दोनों में स्लाइड डिफरेंस भी होता होगा, तो उसको है ना बता देता होगा। तो अगर किसी चीज़ का काम ये है दो का डिफरेंट डिटेल बताना, तो डजेंट इट इम्प्लाई ऑटोमेटिकली कि ये डिस्टिंग्विश कर देता होगा। अगर मैं किसी एक को दूँ 1 2 3 D1 नाम दूँ, ठीक है, उसका डीएनए मेकअप, और दूसरे का दूँ 1 2 7 D2, तो डिस्टिंग्विश तो कर रहा है ना, एक का बारकोड इससे दो हमें निकेड आई या नॉर्मल मेकअप से दोनों सेम दिख रहा हो, तो टू मेक्स लॉट ऑफ सेंस, ठीक है। सो इसको हम सही मान सकते हैं, ठीक है। सो टू मेक्स लॉट ऑफ सेंस। सो टू जो है ये डेफिनेट यस के तरफ है। ये हमने कैसे कॉमन सेंस से ड्राइव किया, डीएनए बारकोडिंग को पहले ब्रेक किया, फिर इसको ब्रेक किया कि ये स्पीसीज़ को क्या है, और फिर हमने टू को सही मारा। अब टू डेफिनेट सही है, ऑटोमेटिक ये रिजेक्ट हो गए, टू इसमें भी टू इसमें भी। अब सारा गेम है 1 एंड 3 का, 1 और 3 में क्या है। अब हम देखते हैं 1 और 3 में। 1 मुझे पहले ही थोड़ा गलत लग रहा है, जो मैंने बात बोला कि एज चीज़ें कुछ और से पता चलती है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी प्रोडक्ट की। अगर आप सुपर मार्केट में जाते हो, बारकोड देखते हो, किसी सामान है, जैसे मान लो कि कुछ आप ग्रोसरी की ही चीज़ें ले रहे हो, ठीक है ना, आप कुछ टेबल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, चेयर ले रहे हो, कुछ भी है, किसी का भी बारकोड है, कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक का आइटम, कुछ भी ऐसा ले रहे हो, उसका प्रोडक्ट का डिटेल देता है ना, उसकी नुआंसेस बताते हैं, उसका एज के बारे में कैसे बताता है, ठीक है। एज थोड़ी अलग चीज़ हो गई। एज के लिए है ना उसके अंदर का कुछ पार्टिकल पकड़ना पड़ेगा, और वो देखना पड़ेगा वो कितना पुराना है या कितना रिसेंट है, ये एज को बताता है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एज जिस चीज़ों से पता चलती है, आपको किसी भी चीज़ का एज पता होगा ना, ट्री के एज के बारे में तो बहुत, तो ट्री को पकड़ लो एक सैम्पल स्पेस के तौर पर, और फिर सोचो कि इसका एज हम कैसे जानते हैं, इसका एज जानने का तरीका क्या है। तो आपको कार्बन डेटिंग थोड़ा सा याद आएगा। कार्बन मतलब कुछ ऑर्गेनिक उसके अंदर की चीज़ें होती हैं, वो कितनी पुरानी है उसी से पता चलता होगा। तो इसका इससे तो कोई लेना देना नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, देयर इज़ नो कोरिलेशन, तो इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। ऐसे तरीके से आप सोच सकते हो यार कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है आपका आंसर कि 1 को हटाया आपने तो फिर आप पहुँच गए, ठीक है ना, 3 पर। ऐसे ही मैं 3 एक तरह से इसी 2 से निकल गया, ठीक है ना। ये तो पूरा दिख रहा है कि एक्चुअली में इसको आप डिकोड करोगे तो यही है, और 1 भी है ना, आपको समझ में आ गया कि ये एज इससे लेना देना नहीं है। पर चलो ऐसे भी 3 भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई अनडिज़ायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड। अब कोई भी चीज़ बनी हुई है तो उसका कुछ तो एप्लीकेशन होगा, ठीक है, और जनरली ऐसे एप्लीकेशन ये बायोटेक्नोलॉजी वाले एंगल से ही होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ही ज़्यादा होता है। तो अगर मान लो कोई एक फूड है, वो आपने कॉन्टामिनेंट्स, जस्ट मैं एक रियल्म में चल रहा हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं इसी तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ एग्ज़ाम हॉल में, यार ये मुझे नहीं पता है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पता है तो क्या है। इनफैक्ट आप पढ़े भी रहते हो ना, और अगर आपको ऐसा लग गया कि भाई ये स्टेटमेंट तो नया आ गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो मैंने कभी देखा ही नहीं, स्टिल है ना आप इसको गलत मार के आते हो, आप श्योर नहीं रहते, क्योंकि आपको लगता है यार ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है डीएनए बारकोडिंग के बारे में 10 चीज़ें, और ये 10 चीज़ों में है ना ये तो मैंने नहीं पढ़ा, तो बस हमने इसको देख लिया, हाँ भाई ये सही है, और ये पढ़ा नहीं है तो ये गलत है, और बस हम पता नहीं क्या 1 2 या कुछ कंफ्यूज होकर मार के आ गया, ठीक है। तो एक ज़्यादा पढ़ने से एक नुकसान ये भी होता है कि आप जितना पढ़े रहते हो ना, आप बस उतना ही सोचते हो कि भाई ये मैंने पढ़ा ना, उसके 10 पॉइंट, वो 10 में से एक चीज़ आ गया और एक चीज़ नहीं आया, ठीक है। तो हमेशा इन यूपीएससी कॉमन सेंस शुड रिट लार्ज ओवर एनी फाउंडेशन, एनी नॉलेज, स्पेशली दैट सुपरफिशियल नॉलेज जो आप बुलेट पॉइंट में देखते हैं, ठीक है, वो ही पूरी ट्रूथ नहीं है, दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। आप एक अप्लाई करो कि ये चीज़ें अगर मैंने 4 बुलेट पॉइंट भी पढ़ी है ना, तो उससे 12 पॉइंट क्या डेराइव कर सकते हैं, यहीं तक हमें देखना है, अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है वो, ठीक है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे करते हुए।
तो इन नटशेल ये क्वेश्चन आपको क्या बताता है कि जब ये रहता है अनडिज़ायरेबल एनिमल और प्लांट है, तो आपको ये समझ में आया कि प्रोसेस्ड फूड होगा, उसमें कुछ अडल्ट्रेंट होंगे, कुछ कंटामिनेंट्स होंगे, और वो जो कंटामिनेंट्स होंगे उसके भी कुछ जेनेटिक मेकअप होगा। वो जेनेटिक मेकअप को कुछ बारकोड में दिया गया होगा, और वो अगर मिल जाए इसके अंदर तो आप कह दोगे कि भाई ये नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है ना, ये अनडिज़ायरेबल है, ठीक है ना, प्रोसेस फूड में। या फिर जो विदाउट कंटामिनेटेड जो चीज़ें हैं उसकी बारकोड आप ऐसा कुछ कर दोगे और वो कुछ डिफरेंट आ जाए, तो आप ये कह सकते हो कि कुछ उसमें अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं। अगर आपको अनडिज़ायरेबल का कोई लिमिट नहीं होता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें अनडिज़ायरेबल ऐड हो सकती हैं, तो आप जो ओरिजिनल है उसका तो आप बारकोड कर सकते हो ना कि ये है। उससे आपको कुछ भी वेरिएशन दिखे जेनेटिक उसके मेकअप में, उसके डीएनए सीक्वेंसिंग में, तो आप ये आराम से बोल सकते हो कि भाई ये कोई कॉन्टामिनेंट है, ठीक है ना, तो अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे भाई कुछ अलग बातें नहीं की गई हैं, ठीक है। तो टू सम अप, जब भी ऐसा सवाल आया, डोंट हैव टू पैनिक। आप डीएनए को समझो क्या होता है, बारकोडिंग को समझो, फिर ये दो चीज़ें मिल करके ये एक्स क्या है ये समझ जाओ, किस रेल्म में काम कर रही है ये आप दिमाग लगा लो कि ये किस में हो सकती है किस में नहीं है। ये चीज़ें जो इंटिटी से बनी हुई है वो इंटिटी किस चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है, वो एंटिटी एज को कम अफेक्ट नहीं कर सकती है। एज जो होती है वो डिटर्मिनेंट किसी और चीज़ की होती है। कोई आपने पैरेलल कुछ चीज़ें पढ़ी हैं तो उससे कनेक्ट कर लो, फिर आप समझ जाओ कि ये तो डायरेक्ट उसी का ही डेरिवेटिव है। फिर अगर ये है तो ये अप्लीकेशन में हो सकता है, ठीक है, ये तो अलग चीज़ें बात की जा रही हैं। तो 2 और 3 आपको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट भी दिख सकता है, प्लस 1 और 2 आपस में कुछ दोनों दो तरह की बातें कही गई हैं। 1 कुछ और बात बता रहा है, 2 कुछ और बात बता रहा है। सो पेयर में जब भी कोई आंसर हो तो हो सकता है कि कोई एक्स चीज़ें हैं उसकी डेरिवेटिव ए होगी और दूसरी डेरिवेटिव बी होगी, तो ए बी हो जाएगा आंसर में। ऐसा नहीं होगा कि एक्स चीज़ें हैं उसकी डेरिवेटिव ए है और सी आपको लग रहा है पर ए सी दोनों दो तरह की बात की गई, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, वो अकोमोडेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एंगल से सोच सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन टैकल करोगे, ठीक है। सो अलग अलग क्वेश्चन पे अलग, साइंस एंड टेक में अलग, आईआर में अलग, हर जगह के कुछ फाउंडेशनल बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, उसी को आपको स्ट्रेच करना रहता है, उसी को आपको एक्स्ट्रापोलेट करना रहता है और उसी को आपको अप्लाई करना रहता है क्वेश्चन में। तो मैं आपको कोई एक होलसम एक टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपको हर सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ, वो भी बेसिक अजम्पशन के साथ। मैं कोई भी अपना है ना एक ओवर द टॉप नॉलेज लेके नहीं आ रहा हूँ, अगर मेरे पास है भी फिर भी आई एम सॉल्विंग इट एज ए लेमैन, सो दैट एनी पर्सन हु इज़ स्टार्टिंग आउट दे डोंट फील ओवरवेल्म, ठीक है ना, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो बिकॉज यूपीएससी इज़ योर लाई, दे टेस्ट योर फंडामेंटल्स, दे टेस्ट योर प्रिंसिपल, दे टेस्ट योर अवेयरनेस, दे टेस्ट योर आप चीज़ों को कितना अलग अलग एंगल से सोच सकते हो, कीपिंग योर कामनेस। तो ये चीज़ें आप जब रखोगे देन यू कैन लॉजिकली डिराइव टू द राइट आंसर, ठीक है। तो आप बने रहो मेरे साथ, ठीक है। आप यू गो एंड वॉच ऑल द प्ले लिस्ट, there is one playlist where this is the 12th video and I will keep making video. Do share it with your friends, do subscribe it and do press the notify button so that next video when it comes you apply it in a different question, in a different context, or you will be moving along with me कैसे इसको decode करते हैं। I am not here to preach, I am here to put myself in your shoes and then see, and I am here to put myself in the shoes of a very layman, ठीक है ना, वहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं ये आई एम गोइंग टू टीच यू। ओके, सो आई होप यू एन्जॉयड इट एंड आई हैड फन ब्रिंगिंग इट टू यू, आई होप यू हैव फन ऑल्सो, ठीक है ना। एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज अप्लीकेबल इन ऑल एग्जाम्स एंड इन अदर परस्यूट्स ऑल्सो वेयर you have to apply the existing common sense and existing knowledge which any well-rounded and well-read person is expected to do. Okay, see you in next video. Bye bye.